डीआरडीओ प्रमुख हैं। स्वागत है डॉक्टर वी के सारस्वत आपका इस लाइव में। नमस्कार। नमस्कार। तो सर, आपने सरकार में अहम पदों पर काम किया है। आपसे मैं सीधा सवाल करना चाहूंगी। जिस तरह हम कहते हैं कि अगर हम अपने दर्शकों को आसान शब्दों में समझाएं कि किसी भी देश की सीमाएं तब सुरक्षित रहती हैं जब वो तकनीक में बहुत आगे होता है, वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे होता है, रक्षा तकनीक में बहुत आगे होता है। पहले युद्ध तीर कमान से लड़े जाते थे, लेकिन अब जो देश जिस टेक्नोलॉजी में, जो एडवांस टेक्नोलॉजीज आ रही है, स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज आ रही है, जो देश उनमें सबसे आगे होगा वो पूरे दुनिया के मुकाबले आगे रहेगा। और डिफेंस की अगर हम बात करें, रक्षा तकनीक की अगर हम बात करें, तो हम पीछे जाना चाहेंगे क्योंकि आपने भारत को कई पड़ावों से गुजरते हुए देखा है। तो अगर हम बात करें 74 की या हम बात करें 1998 की, तो जब रक्षा तकनीकों पर जो रोक लगी थी उससे भारत कैसे उभर पाया था, कैसा था वो समय? देखिए, 1974 में जब हमने पहला न्यूक्लियर परीक्षण किया था जी। तो उसका इम्पैक्ट पॉलिटिकल ज़्यादा था और टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट इतना ज़्यादा नहीं था। हाँ, विशेषतः एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट के ऊपर कुछ जी। लगाए गए थे, पर इन जनरल टेक्नोलॉजी के ऊपर ज़्यादा रोक नहीं लगाए गए थे। पर मेन जो प्रॉब्लम शुरू हुई वो हुई 1983, 84, 85 के बाद, जब मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम की स्थापना हुई और उसमें जिन कंट्रीज ने उसके ऊपर साइन नहीं किया उनके ऊपर रोक लगाई गई। तो भारतवर्ष एक ऐसा देश था जिसने कहा था कि ये हमने एनपीटी साइन नहीं किया है, हमने और भी तरह के सीटीपीटी साइन नहीं किया है, हम ये भी साइन नहीं करेंगे क्योंकि ये सब जितने भी रेजिम्स हैं ये सब जो है इम्पार्शियल नहीं है, और जब ये इम्पार्शियल नहीं है तो हम डिस्क्रिमिनेटरी हैं नेचर में, तो हम साइन नहीं करेंगे। तो जब हमने मिसाइल प्रोग्राम शुरू किया 1983 में, तो 1983 से लेके 87 तक जी। हमने जिन चीज़ों को इंपोर्ट करने के साथ अपना प्रोग्राम बनाया था वो सब चीज़ें धीरे धीरे हमारे ऊपर उनकी रोक लगा दी गई। हम बाहर से कुछ मटेरियल्स खरीदते थे, हम इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स खरीदते थे, हम बहुत सी डिवाइसेस खरीदते थे जो कि हमारे मिसाइल्स में काम आती थी या रडार्स में काम आती थी। तो उन सब के ऊपर रोक लगा दी गई क्योंकि हमने एमटीसीआर में सिग्नेचर नहीं किया था। जी। और ये उसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे कुछ कार्यक्रम जो कि इम्पोर्ट डिपेंडेंट थे वहाँ उन पर धीरे धीरे हमें असर पड़ने लगा। तो हमने इसकी एक तरकीब निकाली कि देखो, अगर हम इम्पोर्ट पर ज़्यादा ध्यान देंगे और उसी पर निर्भर करेंगे तो हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। तो डॉक्टर कलाम की लीडरशिप में हमने स्पेशल प्रोग्राम्स बनाए कि उन मटेरियल्स का, उन कंपोनेंट्स का और उन हाइड्रोलिक डिवाइसेस का अपने देश में ही डेवलपमेंट होना चाहिए और अपने देश में ही उनका प्रोडक्शन होना चाहिए। जब ये कार्यक्रम हमने धीरे धीरे शुरू किया तो ये खबर पूरे देश में फैलने लगी और इससे बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है हमारे साथ जुड़ने लगी और हमें इसमें सफलता भी मिली। आपको मैं बताता हूँ कि 1989 में जब हमने अग्नि का परीक्षण कर दिया तो ये जो रोक थी ये और ज़्यादा टाइट हो गई क्योंकि हमने अग्नि परीक्षण कर दिया और अग्नि 300 किलोमीटर से ज़्यादा का मिसाइल था, तो उसकी जो है रोक और ज़्यादा हो गई। तो अग्नि के लिए हमें मटेरियल्स नहीं मिलते थे, कार्बन फाइबर नहीं मिलता था, रेजिन्स नहीं मिलती थी। तो सबका विकास हमने इंडस्ट्री के साथ मिलके, एकेडेमिया के साथ मिलके अपने देश में किया। इसका असर केवल एक ये हुआ कि जो चीज़ें हमने मान ली थी अपनी प्लानिंग प्रोसेस में कि हम लोग इनको इंपोर्ट कर लेंगे और उसके हिसाब से अपने मिसाइल तैयार कर लेंगे, तो वो चीज़ें न मिलने से हमें डेवलपमेंट करना पड़ा और डेवलपमेंट में हमें टाइम और कॉस्ट दोनों लगे। तो इसने हमारे प्रोग्राम्स को थोड़ा डिले तो किया, पर इसका फ़ायदा ये हुआ कि हम सक्षम हो गए। तो 1989 में जब हमने अग्नि लॉन्च कर दिया, कार्बन फाइबर अपने खुद के थे और सब री एंट्री मटेरियल्स अपने थे, नेविगेशन सिस्टम्स अपने खुद के थे, कंपोनेंट के डिवाइसेस अपनी थी। तो उससे हमें एक तरह से हमने आपको स्थापित कर लिया कि हम लोग जो है अब इस एमटीसीआर से ज़्यादा
अफेक्टेड नहीं है। इसका असर ये हुआ कि कुछ कंट्रीज ने धीरे धीरे अपना सामान हमें बेचना शुरू कर दिया, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि एमटीसीआर लागू था। जैसे मैं आपको बताता हूँ, हमको मैग्नीशियम सप्लाई मिलती थी, हमने पहले शुरू करते थे, खरीदते थे जर्मनी से मैग्नीशियम प्लेट पृथ्वी मिसाइल के लिए। तो हमें उन्होंने एमटीसीआर लगाने से उन्होंने देना बंद कर दिया। फिर हमने अपनी लैब्स डीएमआरएल के साथ, अपनी प्राइवेट इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर उस मटेरियल का विकास किया, वैसी प्लेट्स बनाई, उसकी वेल्डिंग क्षमता पैदा की। वो जब होने से, जब विश्व को ये पता लग गया कि इन्होंने अपना मैग्नीशियम बना लिया, तो उन्होंने वही मटेरियल हमको आधे दामों पर बेचना शुरू कर दिया। तो इस तरह मतलब ट्रेडिंग पॉलिसी लोगों की हो जाती है। तो सबसे बड़ी बात ये थी कि हमने अपने आप प्रयास किए और एमटीसीआर को अपने पीछे ले गए, और धीरे धीरे इसका असर ये हुआ कि लोगों को ये महसूस हो गया कि भाई हिंदुस्तान के मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर एमटीसीआर लगाने से कोई विशेष असर नहीं हुआ। इन्होंने वो क्षमताएं हासिल कर ली जो कि इन्हें करना चाहते थे। हाँ, उन्हें कुछ समय ज़्यादा लगा, पर हम लोग सक्सेसफुल हैं। और आपने देखा अग्नि 1 1989 में हुआ, फिर उसके बाद अग्नि 5 2012 में हुआ। तो मतलब ये अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5 ये सब बनते रहे, और हमने तब तक एमटीसीआर साइन नहीं किया था। हमने एमटीसीआर साइन किया है 2014-15 के बाद। तो आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि भारत ने अपनी क्षमता अपने आप तैयार की और एमटीसीआर को पीछे कर दिया। अब हम सिग्नेटरी हैं एमटीसीआर के, पर अब हमें खाली इतना फायदा है कि हमें आंसर्स नहीं देने पड़ते किसी को भी कि हम जब कोई भी चीज़ इंपोर्ट करते हैं, पर इसमें कोई खास अंतर नहीं आया है। जो लोग नहीं देते थे वो अभी भी नहीं देते हैं, और जो लोग देते थे वो आज भी देते हैं। तो ये जो डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम है इंटरनेशनल ट्रेड का डिफेंस और सिक्योरिटी के ऊपर, ये तो अभी भी लागू है। पर हाँ, अब इतना अंतर आ गया है कि जितने देश जैसे अमेरिका है या फ्रांस है या अदर्स हैं, वो जो पहले इक्विपमेंट हमें नहीं देते, वो इक्विपमेंट देने के लिए तैयार है। वो पहले जैसे एयरक्राफ्ट देने के लिए तैयार नहीं थे, आज हमें वो एयरक्राफ्ट देने के लिए तैयार है। इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो ये फ़ायदा हुआ। पर ये इसलिए हो रही है कि आज हमारे पास टेक्नोलॉजी स्ट्रेंथ है। हमारी टेक्नोलॉजी स्ट्रेंथ इतनी अच्छी है कि हम कंपेरेबल आ गए। अब हमको इस बात की ज़रूरत नहीं है कि हम बिल्कुल टोटली उनके ऊपर डिपेंडेंट हो। तो उन्हें भी ये बात समझ में आ गई है। और आप तो जानती हैं, आज बहुत सा काम विदेशों के लिए हमारे देश में हो रहा है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे सॉफ्टवेयर हो, चाहे हो। तो ये टू वे प्रोसेस जब हो गया, तो ये रेस्ट्रिक्शंस जो है इतने ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं। जी सर, अगर हम डीआरडीओ की भूमिका की बात करें एडवांस टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट, किस तरह मिसाइल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में डीआरडीओ ने भारत को आत्मनिर्भर बनाया? जी, यही इस प्रोग्राम की खासियत है। इस प्रोग्राम की खासियत ये रही है कि इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलप आईजीएम गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि 1982 में शुरू हुआ। उसकी खासियत ये थी कि हम न केवल एक मिसाइल बनाएं, बल्कि हम हर तरह के मिसाइल की डिज़ाइन और डेवलपमेंट करें। सबसे पहला था कि हम एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल पृथ्वी बनाएं, जिसका कि मैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर था। हम एक सरफेस टू एयर मिसाइल बनाएं जो शॉर्ट रेंज हो, जिसको त्रिशूल था। जो हम एक शॉर्ट मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल बनाए, आकाश जो मीडियम वो भी था। हम एक एंटी टैंक मिसाइल जो कि मोस्ट लेटेस्ट हो, जिसको कि हम बोलते थे थर्ड जनरेशन एंटी टैंक मिसाइल बनाए, जो नाग था। और उसके साथ साथ डॉक्टर कलाम ने ये कहा था कि हम लोग लॉन्ग रेंज मिसाइल की टेक्नोलॉजीज को भी आगे बढ़ाएंगे। तो इसलिए अग्नि री एंट्री व्हीकल प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी। तो आप देखिए, जो इस प्रोग्राम का कैनवस था वो इतना वाइड था कि इसको करने के लिए अगर हम आंतरिक क्षमता, अपनी इंटरनल कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी को डेवलप नहीं करते, तो हम इसको आगे नहीं बढ़ा सकते थे। तो इसीलिए डिज़ाइन, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन, हर मुद्दे पर इस प्रोग्राम में मतलब साथ साथ काम किया गया। गवर्नमेंट का इतना अच्छा डिसीजन था कि देखिए, उन्होंने कहा कि आप न केवल डेवलपमेंट कीजिए, पर आप प्रोडक्शन के लिए भी फैसिलिटीज सेटअप कीजिए।
हमारे देश में उस समय प्रोडक्शन की क्षमताएं लिमिटेड थी, तो उन मिसाइल को बनाने के लिए प्रोडक्शन फैक्ट्रीज जैसे बीडीएल हुआ, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ, एचएएल हुआ, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज थे, सब में निवेश किया गया कि आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, अपना कैपेसिटी बढ़ाइए। मिसाइल का डेवलपमेंट हो रहा था, वहाँ पे फैसिलिटीज तैयार होनी थी, और इसका असर ये हुआ कि 89 90 में जब ये मिसाइल बन के अपने फ्लाइट ट्रायल्स कंप्लीट करने लगे, तो प्रोडक्शन धीरे धीरे इमीडिएटली स्टार्ट हो गया। और आप 83 में जो काम शुरू हुआ था, 96 में उससे बने हुए मिसाइल जो है आर्म फोर्सेस को मिलने लगे। तो ये एक ऐसी कहानी है जिससे साफ जाहिर होता है कि अगर हम कोई भी प्रोग्राम मिशन मोड में करें, इंटीग्रेटेड फॉर्म में करें, लाइफ साइकिल को ध्यान में रखते हुए करें, वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ को साथ में मिलकर नजर में रख के करें, तो हमें पूरी पूरी सफलता की आशा होती है। और ये सफलता इसीलिए मिली कि इट वाज ए इंटीग्रेटेड प्रोग्राम वेयर कंट्रीज ऑल रिसोर्सेज, प्रोडक्शन रिसोर्सेज, मटेरियल रिसोर्सेज, डेवलपमेंट रिसोर्सेज, लेबोरेटरीज, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, 35-40 फैक्ट्रीज, कम से कम 15 एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, ये सब मिलकर साथ में काम किए थे। इट वाज अ नेशनल प्रोग्राम विच हैज रिजल्टेड इनटू द सेल्फ रिलायंस टुडे। उसका असर ये हुआ कि अब जो हम नए मिसाइल्स बना रहे हैं, जैसे हमने ब्रह्मोस बनाया, अभी हमने प्रलय बनाया, हमने अभी प्रहार बनाया, हमने अभी और भी नए नए जैसे बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाया, उसमें हमें आराम से अपने आप आगे बढ़ने की क्षमता मिल गई, सेल्फ रिलायंस आ गया। और आज जो हमारे, मैं तो अभी खैर डीआरडीओ से 10 साल से बाहर हूँ, पर मुझे मालूम है कि वहाँ बहुत अच्छा काम हो रहा है, और जो टेक्नोलॉजीज वहाँ डेवलप हो चुकी हैं उनको आगे ले जाके नए नए मिसाइल्स का विकास किया जा रहा है। तो सेल्फ रिलायंस तो इसमें पूरी तरह आया, मेनली बिकॉज ऑफ द अप्रोच दैट वी विल ओवरकम ऑल द प्रॉब्लम्स which are coming in the way by doing indigenous development, and we will involve industry, academia and the DRDO laboratories all together to overcome those problems. इसके अलावा सर, जैसे आपने एंटी मिसाइल सिस्टम की बात की, तो उसके डेवलप में किस तरह की बाधाएं आई और उसकी सफलता का क्या राज रहा? देखिए, बाधाएं तो हर डेवलपमेंट में आती हैं। अब मैं आपको बताऊं, मैंने पृथ्वी का काम किया था। हमने पृथ्वी के लिए एक लिक्विड प्रोपल्शन रॉकेट इंजन का विकास किया, तो उसकी रिपीटेबल परफॉर्मेंस होनी चाहिए। उसमें कोई भी मतलब अगर हम उसको 10 बार टेस्ट करें तो हर 10 बार उसको सेम परफॉर्मेंस देना चाहिए। तो उसमें कुछ दिक्कतें आती थी, क्योंकि कभी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आता था, कभी कोई मटेरियल डिफेक्ट आता था, या कोई टेस्टिंग की मेथडोलॉजी में डिफेक्ट। तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हमने एक नया सिस्टम स्टार्ट किया था जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल, एंड दैट हैज रिजल्टेड इन रिपीटेबिलिटी, रिलायबिलिटी। इसी तरह बहुत सी फैसिलिटीज थी हमारे पास उस समय नहीं थी, क्योंकि हमारा जो मिसाइल है वो हर एनवायरनमेंट में काम करेगा, -20 डिग्री में काम करेगा, +45 में, +80 में भी काम करेगा, वाइब्रेशन के एनवायरनमेंट में काम करेगा, हाई एल्टीट्यूड पर काम करेगा। उस सबको टेस्ट करने के लिए हमारे पास उस समय लेबोरेटरीज नहीं थी, तो इस प्रोग्राम के अंतर्गत हमने वो लेबोरेटरीज भी सेटअप की। और जब मिसाइल तैयार हुआ तो उन लेबोरेटरीज के में टेस्टिंग करने के बाद हमने डिमॉन्स्ट्रेट किया कि ये मिसाइल जो है हर टेम्परेचर, हर ह्यूमिडिटी, हर रेन, हर जगह काम करेगा। तो इस तरह से बाधाएं आई। मटेरियल नहीं मिलते थे, तो मटेरियल जैसे मैंने बताया मैग्नीशियम हमने अपने आप डेवलप किया। री एंट्री मिसाइल के लिए हमारे पास ये कार्बन फाइबर और कार्बन कार्बन टेक्नोलॉजी नहीं थी, उसको हमने विकसित किया। नेविगेशन सेंसर्स हमको नहीं मिलते थे, तो हमने अपने आप नेविगेशन सेंसर्स खुद बनाए अपने देश में, उसके लिए हमने प्रोडक्शन फैसिलिटी बनाई। सर्वो वाल्व्स नहीं मिला करते थे, उसकी हमने सर्वो वाल्व्स डेवलप की और उसकी फैक्ट्री बनाई। तो देखिए, जो भी कंपोनेंट्स, डिवाइसेस जो नहीं मिलते थे उनको हमने बनाया, और जो हमारी डिज़ाइन की डिफ़िकल्टीज, प्रोडक्शन की डिफ़िकल्टीज, क्वालिटी डिफ़िकल्टीज आई, उनको अपने एक सिस्टमेटिक अप्रोच लेके उसको हमने ओवरकम किया, और उसमें मल्टीपल एजेंसीज ने पार्ट किया, और हमने रिडंडेंसी भी लाई। जहां भी हमें लगता था कि हमें वीकनेस है, तो हमने उस काम को 2 या 3 एजेंसीज को दिया। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। पृथ्वी मिसाइल का गाइडेंस हम पहली दफा सरफेस टू सरफेस मिसाइल का गाइडेंस डिजाइन कर रहे थे। हमें मालूम था कि इसमें हमें पहली दफा कर रहे हैं तो हमें दिक्कतें आ सकती हैं। तो हमने क्या किया, हमने 3 एजेंसीज को ये काम सौंपा। सबसे पहले हमने कहा इंटरनली डीआरडीएल में हम करेंगे,
हमारी टीम ने काम शुरू किया। फिर हमने कहा जादवपुर यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी है कलकत्ता में, उनको कहा कि आप, वहाँ पे कुछ साइंटिस्ट थे, उनको कहा आप डेवलप कीजिए। इसी तरह हमने HAL को, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर को कहा कि आप भी डेवलप जी, कीजिए। और उसका असर ये हुआ कि 2 साल बाद तीनों एजेंसी ने 3 स्कीम्स हमको दी। और हमारे जी, पास उस समय एक बड़ा असमंजस वाली बात थी कि कौन सी स्कीम लेना। तो हमने उन तीनों जी, स्कीम्स को इवेल्युएट किया और उसके बाद एक स्कीम जादवपुर यूनिवर्सिटी की, हमने उसको अपने मिसाइल में इम्प्लीमेंट किया और उससे आज तक वो मिसाइल चल रहा है। तो जहाँ हमें दिक्कत थी, जहाँ हमें ज़्यादा रिस्क थी, तो हमने रिस्क मिटिगेशन प्रोग्राम्स इसी तरह चलाए, मटेरियल्स में भी इसी तरह चलाए, मैन्युफैक्चरिंग में भी इसी तरह जी, चलाए। जहाँ हमें लगता था कि यहाँ मैन्युफैक्चरिंग में, तो हमने 2 या 3 एजेंसीज को वो काम सौंपा। एक प्रोपेलेंट टैंक बनाना था, उसमें उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट था, तो हमने 3 एजेंसीज को वो काम दिया और उनसे करवाया और अपना इंटरनल भी करवाया। और हमने जी, कभी भी प्रोडक्शन एजेंसी को, अपने अपने जो साथ काम करने वाली इंडस्ट्रीज को, हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि वो लोग हमारे वेंडर हैं। हमने उनको अपना साथी माना, हमने अपना जी, पार्टनर माना, हमने उनके साथ हैंड होल्डिंग की। उसकी वजह से जो काम करने में सफलता हमें जल्दी मिली और एक दूसरे की जो प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व करके हम लोगों ने सफलता प्राप्त की। तो ये सब तरीके अपनाए गए और सबसे बड़ी बात थी लीडरशिप ऑफ डॉक्टर कलाम एट दैट टाइम। ही वॉज जी, सच ए ग्रेट लीडर एंड इंस्पायरर एंड मोटिवेटर, जो कि मतलब दो बिल्कुल विभिन्न आइडियाज वाले लोगों को भी साथ में काम करने के लिए तैयार कर सकते थे। तो उससे हमको बहुत फायदा हुआ कि हर आदमी हमसे जुड़ने के लिए तैयार हुआ। तो ये स्ट्रेंथ जो पैदा हुई, दैट वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस ऑफ द मिसाइल प्रोग्राम। तो सर अगर हम डिफेंस रिसर्च टेक्नोलॉजीज की बात करें तो अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले इस समय हम मौजूदा वक्त की बात करें तो हम कहाँ खड़े हैं, और साथ ही हम नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज की बात करें, 6G की बात करें या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, सुपरसोनिक की बात करें, तो क्या हम इसमें सफिशिएंट निवेश इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? देखिए, जहाँ तक हमारा टेक्नोलॉजी इस समय, डिफेंस टेक्नोलॉजी, नाउ आई विल टॉक नॉट जी, ओनली ऑफ मिसाइल्स बट आई विल टॉक ऑफ ऑल जी, डिफेंस टेक्नोलॉजी इन जनरल। जी, हमने पिछले 30 साल में डिफेंस टेक्नोलॉजीज में बहुत तरक्की की है। एक ज़माना था, हम लोग 1970s 60s में कुछ भी नहीं बनाते थे, अपना इंडिजिनस डेवलपमेंट बिल्कुल वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी। हमने फर्स्ट एंटी टैंक जी, मिसाइल एक बनाया था, वो था, और बाकी एरियाज में तो बहुत कम काम हुआ था। 1970 से लेके 2000 तक, जब हम 30 साल का जो सफ़र किया उसमें उसमें आज हमारे पास सब टेक्नोलॉजीज हैं। हमारे पास रडार्स हैं, हमारे पास कम्युनिकेशन इक्विपमेंट की टेक्नोलॉजी है, टैक्टिकल मिसाइल्स हैं, स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स हैं, इंजीनियरिंग इक्विपमेंट है, आर्मामेंट्स हैं, गन्स हैं, टैंक्स हैं। अभी तो हमने LCA भी बना लिया है। तो आप देखिए, मतलब जो हमारी क्षमता है डिज़ाइन, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग की, वो बहुमुखी रूप से उभर के सामने आई है। तो हम ये कह सकते हैं कि आज हम टेक्नोलॉजी के मतलब उस मापदंड पे देखें तो हम किसी से कम नहीं है। वी आर एबल टू डू as much as any other developed country is doing. In fact, we can design, we can manufacture, and we can produce in numbers, and we can provide it to our armed forces to the satisfaction. That is the kind of capability country has developed in terms of technology. And self जी, reliance, जहाँ तक आप बोल रही हैं आत्मनिर्भरता की बात है, सेल्फ रिलायंस की बात है, आपने शायद पढ़ा होगा कि 2006 में, 2007 में लोग कहा करते थे कि भारत जो है 70% इंपोर्ट करता है, 30% से कम जो है उसका इंडिजिनस होता है। आज जी, ये रेट उल्टा हो चुका है। आज हम 65 to 70% अपना इंडिजिनस इक्विपमेंट बना रहे हैं और खाली 30 या 40, लेस देन 40% हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। ये कैसे संभव हुआ? ये इस तरह संभव हुआ कि ये क्षमता जो पिछले 30 साल में DRDO ने लेके आई, वो उसकी वजह से संभव हुआ। अब दूसरी चीज़ और हो गई, इस जी, 30 साल के दौरान भारत की जो इंडस्ट्री थी, जो वेरी रूडिमेंटरी थी 1970 में, हमारी लैबोरेटरीज के साथ काम करके इन इंडस्ट्रीज की कैपेबिलिटीज भी इम्प्रूव हुई। जो इंडस्ट्री उस समय 50 लाख रुपए की टर्नओवर था या 1 करोड़ का टर्नओवर था, आज वो इंडस्ट्री 200 करोड़, 300 करोड़, 500 करोड़ तक पहुंच गई है। और वो अब अपने आप जो है इक्विपमेंट
मैन्युफैक्चर कर सकती हैं, डिज़ाइन कर सकती हैं, डेवलप कर सकती हैं। आपको मालूम है भारत सरकार ने काफ़ी नई योजनाएं इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन के लिए लगाई हैं और उसकी वजह से अब जो है एक्सेलरेशन आया है इस प्रोग्राम में और ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज नॉट ओनली दे आर वर्किंग एज ए पार्टनर इन मैन्युफैक्चरिंग, they are working as a partner in taking design and development and manufacturing also। तो ये एक तरह का बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है और इस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से हमारी आत्मनिर्भरता बहुत बड़ी है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कैपेसिटी बढ़ी है, कैपेबिलिटी बढ़ी है और हम अब ज़्यादातर कह सकते हैं कि हम आत्मनिर्भर हैं अपने डिफेंस टेक्नोलॉजीज में। यस, हम अभी भी कुछ जैसे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं इंपोर्ट करते हैं क्योंकि उसके लिए हमें सेमीकंडक्टर फाउंड्रीज लगानी है, ये लगाना है, उनमें निवेश काफ़ी है, पर वो ठीक है, दैट काइंड ऑफ इम्पोर्ट इज एक्सेप्टेबल बिकॉज इट इज मे बी 10% और 15% ऑफ द टोटल आउटले, हम तो वो कर ही सकते हैं।